नमस्कार। इंडिया आफ्टर 1947 सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम भारत का जो कंटेम्प्रेरी इतिहास है, समकालीन हिस्ट्री है, उन सारे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको हम डिटेल में समझेंगे। इसी क्रम में कुछ ऐसे टॉपिक भी लिए गए हैं जो कि 1947 जब भारत आज़ाद हो रहा था उससे कुछ दिन पहले के हैं या एक महीने पहले के हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने त्रावणकोर रियासत के विलय के बारे में समझा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको इसी सीरीज़ में ले लिया गया है। तो आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा राजपूताना के ऊपर। किस तरीके से राजपूताना भारत में विलय कराता है और क्या एक ऐसी कंडीशन बनी थी जब पूरा राजपूताना लगभग पाकिस्तान में जा सकता था। खास करके 3 रियासतें, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। इनकी जो पूरी कहानी है उसको आज हम समझेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, पहले भी बात की थी पिछले एपिसोड में, कि जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी है वो लैप्स हो जाती है जब भारत आज़ाद हो रहा था। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का मतलब था जो इनके फॉरेन रिलेशन थे वो सारे जो है ब्रिटेन के पास थे। जब वो लैप्स हो गए तो ये उस हालत में पहुंच गए जब ये अंग्रेज़ों के आने से पहले थे, यानी कि जब वे कम्प्लीटली आज़ाद हुआ करते थे, अपनी मर्जी से लड़ाई लड़ सकते थे, अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते थे, अपना उत्तराधिकारी चुन सकते थे। अब तो सारा कुछ अंग्रेज़ों की मर्जी से होता था। तो जब ये लैप्स हो गया तो ये आज़ाद हो गए। लेकिन बहुत ही कम ऐसी स्टेट्स थी जो आज़ाद रहना चाहती थी। बहुत सी स्टेट्स को ये मौका दिया गया कि भाई आप एक काम करो, जो कंटीजियस आपके साथ सीमा लगती है भारत की या पाकिस्तान की, आप उसमें विलय करा लो, वही आपके लिए ठीक रहेगा। अब देखें, अगर पूरा नक्शा भारत का ये प्रिंसली स्टेट है, जो ब्लू वाला हिस्सा है, जो ऑरेंज वाला है, वो सारा ब्रिटिश इंडिया है जिस पर अंग्रेज़ों का डायरेक्ट रूल था। इसके ऊपर इनडायरेक्ट रूल था क्योंकि इसके अंदर जो स्टेट्स के अंदर उन राजाओं का, महाराजाओं का, नवाबों का शासन हुआ करता था। तो ये सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर है भोपाल। भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला, वो होते थे उस वक्त चांसलर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के। 1944 से लेकर 1947 तक रहे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था जो प्रिंसेस की ग्रीवेंसीज हैं उनको एक साथ सुनने के लिए, उनके जो मन में कोई बात है उसको एक जगह डिस्कस कर लिया जाए। 1920 के आसपास ये बनाया जाता है। वो उसके चांसलर थे। उनका मानना था कि मुझे तो आज़ाद होना है। भाई वो मुस्लिम थे, उनकी पॉपुलेशन भी लगभग मुस्लिम थी और उनको जिन्ना से अच्छी खासी दोस्ती थी। उनका कहना था मैं तो जिन्ना के पास ही जाऊंगा, लेकिन उनको मना किया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंट भी नहीं रह सकते, आपको भारत में ही विलय कराना पड़ेगा। तो वो तो मान जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा पाया तो क्या हुआ, मैं और खेल ख़राब कर दूंगा। तो उन्होंने क्या खेल ख़राब किया, उन्होंने धीरे से जो राजस्थान की स्टेट्स हैं इनके कहीं खबर पहुंचा दी, खास करके जोधपुर के, कि आप गलत जा रहे हो, आप तो पाकिस्तान में जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सीमा पाकिस्तान की है, ये सीमा पाकिस्तान की है, ये सीमा पाकिस्तान की है, ये साथ लगते हैं। उसने कहा कि मैं नहीं जा सकता, आप जा सकते हो, आपको बेटर डील मिलेगी जिन्ना से। कांग्रेस तो आपको धमका रही है, नेहरू पटेल तो आपकी बात नहीं सुन रहे, वो आपको जो चाहते हो वो दे देंगे। तो जो महाराजा हनुमंत सिंह थे, ये नवाब हमीदुल्ला है, तो जो महाराजा हनुमंत सिंह थे उनको लगा कि बात तो सही है, ये चले जाते हैं जिन्ना को मिलने। 3 मीटिंग करते हैं जिन्ना के साथ। हमीदुल्ला उसमें एक बिचौलिए की तरह होते हैं। साथ में अपने ले जाते हैं जो जैसलमेर के महारावल थे उनको भी। तो जिन्ना उनको समझाते हैं कि भाई देखो, तुम बिल्कुल सही फैसला लेने आए हो, यही एक ऐसी घड़ी है जब तुम जो सदियों का हिसाब किताब बराबर कर सकते हो, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पा सकते हो। हमारा और तुम्हारा तो संबंध ही पुराना है, सिंध के साथ लगते हो, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक हमारा साथ है। हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम किसी दूसरी स्टेट में चले जाओगे जबकि तुम्हारा जो कल्चरली लिंक है वो हमारे साथ है। बात बिल्कुल सही थी, जो कल्चरली लिंक है वो तो पाकिस्तान वाले के साथ है, सिंध के साथ है, इस तरफ के साथ तो है नहीं। और उन्होंने कहा कि तुम्हें दिक्कत क्या है। उन्होंने खाली पेज लिया, खाली पेज पे साइन किए जिन्ना ने और कहा, लो महाराजा, इस पर जो लिखना चाहते हो लिख लो, जो भी लिखोगे मैं सारी बात मान लूँगा। आपको क्या चाहिए? आपको लगेगा कि आपके पास अन्न कम है क्योंकि आपका रेगिस्तानी इलाका है, अन्न हम सप्लाई करेंगे। आपको लग रहा है कि आपके पास व्यापार के लिए पोर्ट की सुविधा नहीं है, समुद्र की सुविधा नहीं है, कराची एयरपोर्ट आपको दे दूंगा, पोर्ट दे दूंगा आपको। आपको लग रहा है कि आपके पास हथियारों की कमी होगी, मैं इंपोर्ट करने दूंगा। आप मांगो सही, आप जो मांगोगे मैं सब दे दूंगा। जिन्ना तो चाहते थे कि जितना छोटा भारत हो उतना बढ़िया है। भाई वो तो बराबरी की बात कर रहे थे, वो बात ही नहीं कर रहे थे कि मैं छोटा भाई बन के रहूँ, वो तो बराबर भाई बंटवारा हुआ था, बराबरी का होता है। तो ये लगभग तैयार हो गए थे साइन करने। उनको कहा, जिन्ना ने कहा कि लो साइन कर दो और खेल ख़त्म करो।
इन्होंने फिर जो महारावल साथ में गए थे जैसलमेर के, उनको कहा कि तुम भी कर दो, साथ ही हाथ लगे दोनों भाई करके चलते हैं, अपना आज पता लग जाएगा नेहरू पटेल को कि हम क्या करके आए। फिर महारावल ने कहा कि बाकी सारी बात तो ठीक है, एक बात नहीं मुझे समझ में आ रही कि जो ये डिवीज़न हो रही है भारत और पाकिस्तान की, ये तो हो रही है धर्म के नाम पे, ये इस्लामिक नेशन बन जाएगा, उधर हिंदू मेजॉरिटी है, अभी सेकुलर कह रहे हैं बाद में हिंदू नेशन बन जाए, हमें क्या पता, लेकिन हम दोनों तो हिंदू राजा हैं, हमारी पॉपुलेशन हिंदू है, हम इधर क्यों जा रहे हैं। कल को अगर कोई धोखा दे देता है जिन्ना के जाने के बाद, भाई जिन्ना तो कभी ना कभी तो मरेंगे ही, जिन्ना के जाने के बाद किसी ने धोखा दे दिया, इस्लामिक नेशन बना दिया, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हमारी प्रजा कहाँ जाएगी, कोई दंगे हो गए, हम किसकी तरफ खड़े होंगे। और ये बात बाद में होती भी है। बलूचिस्तान के साथ यही होता है, बलूचिस्तान को यही कह के मिलाया गया था कि तुम्हारी ऑटोनॉमी रहेगी, तुमसे कुछ नहीं करेंगे, और 1955 में ही जिन्ना ने फ़ौज भेज के उस पर कब्जा कर लिया। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो महाराजा साहब वहाँ से उठते हैं, कहते हैं रात को सोचने दो जिन्ना जी, मेरे को थोड़ा समय लगेगा। फिर वो घर आते हैं, तब तक वहाँ पर माउंटबेटन वगैरह को सारी बात पता लग जाती है, वो बुलाते हैं कि आ जाओ। 3-4 दिन वो जाते नहीं जिन्ना से मिलने, वहाँ पर पहुँचते हैं, माउंटबेटन ने समझाया कि भाई कर लो साइन, महाराजा एग्री होते हैं। 11 अगस्त 1947 को दिल्ली पहुँचते हैं साइन करने के लिए, और अपने साथ लेकर जाते हैं एक अजीबोगरीब पेन। जो वीपी मेनन है वो अपनी किताब में लिखते हैं, पेन देख के मैंने सोचा कि ये अजीबोगरीब पेन क्या चीज़ हो सकती है, बड़ा अजीब सा पेन है। तो माउंटबेटन ने समझाया कि ये रहे कागज़, इस पर साइन कर दो। माउंटबेटन कहकर चले गए बाहर, और तभी महाराजा ने पेन अपना खोला, पेन के अंदर से निकली पिस्टल। ये वो पेन है जिसके अंदर पिस्टल है, जिसकी अभी नीलामी की गई है, क्योंकि महाराजा जोधपुर ने बाद में माउंटबेटन को ही गिफ्ट कर दिया था। तो पिस्टल निकाल के उन्होंने वीपी मेनन के सामने रख दी और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे कोई भी कागज़ पे साइन नहीं करूँगा, जो मर्जी कर लो। फिर धीरे से उनका गुस्सा शांत होता है और वो साइन करते हैं। इस तरीके से 11 अगस्त 1947 को जोधपुर मानता है कि मैं भारत में विलय कराऊंगा, नहीं तो वो पाकिस्तान में जा रहा था। सोचिए क्या सिचुएशन बन जाती। तो ये तो जोधपुर की कहानी थी, और जैसलमेर साथ ही कर देता है। अब रह जाता है बीकानेर। बीकानेर की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बीकानेर उन राज्यों में से था जो सबसे आगे था कि मुझे भारत में विलय होना है। 1946 से ही कह रहा था कि मुझे भारत में जाना है। महाराजा शहदूल सिंह थे, वो कह रहे थे मुझे तो जाना ही भारत में है। 7 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पे साइन भी हो जाते हैं, बाकायदा इसका विलय हो जाता है। लेकिन कहानी बदलती है बाद में, आखिरी दिनों में। महाराजा गंगा सिंह ने देखा, ये पहले हुआ करते थे उनसे, महाराजा गंगा सिंह ने देखा कि जो उनकी जो ज़मीन है वो थोड़ी थार रेगिस्तान में पड़ती है, थोड़ी वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं। 1925 में उन्होंने एक समझौता किया वहाँ पर किसी तरीके से, और पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी से एक नहर निकालते हैं, गंग नहर, और उसके किनारे से लेकर पानी वो पहुँचाते हैं पूरा बीकानेर में, जिसके कारण आज भी जो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर है बहुत प्रॉस्परस है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के साधन आ जाते हैं, हरियाली आ जाती है। सदर्न पंजाब से बहुत सारे जो किसान हैं वहाँ पर जाके सेटल भी हो जाते हैं उसी समय पर, तो वहाँ पर पूरी प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, वहाँ पर अनाज की कोई कमी नहीं रह जाती। तो बीकानेर जो स्टेट थी उसका जो दम था सारा वो एग्रीकल्चर पे आ गया, वहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं रह गई। अब सारी बात ये हो रही थी, 7 अगस्त 1947 को उन्होंने साइन भी कर दिए। लेकिन फिर उसके बाद कहानी बदलती है जब एक इन्फॉर्मेशन पता लगती है महाराजा शहदूल सिंह को, उनके दीवान KM पन्नीकर को, और जो उनके चीफ इंजीनियर थे जो कैनाल को देखते थे कंवर सेन को। रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए। यूँ कहें तो पाकिस्तान के जो पंजाब के साथ और ईस्ट पाकिस्तान की बंगाल के साथ। तो आज हम बात करेंगे केवल पंजाब वाले हिस्से की। तो उसमें उनको कहा गया कि आपको ऐसे डिवाइड करना है कि जो मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट है वो तो सारे पाकिस्तान में ही जाने चाहिए, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं कि भारत में विलय कराएं। लाहौर वगैरह सब चला जाता है पाकिस्तान में। लेकिन जो किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई तहसील भी ऐसी है जो कि बहुल मुस्लिम है, उसको भी आप ऐसा करें पाकिस्तान में दे दें। यहीं पर इशू खड़ा हो जाता है, क्योंकि फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में जो फ़िरोज़पुर तहसील खुद थी और जीरा तहसील थी, दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और दोनों को रेड क्लिफ ने पाकिस्तान को दे दिया। ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है 8-9 तारीख के आसपास लाहौर में। लाहौर से धीरे से इन्फॉर्मेशन लीक होती है ये कंवर सेन के पास, जो चीफ इंजीनियर थे उस पूरे नहर के नेटवर्क के। वो भी इस तरीके से पहुंचती है क्योंकि वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है कि अपना आदमी वहाँ से भेजा जाता है कि जाकर वहाँ पर जो फ़िरोज़पुर तहसील में वो पूरी नहर का हेडवर्क है, वहाँ पर जाके एक तरीके से मुआयना कर लो, क्योंकि वो हमारे पास आने वाला है।
ये बात वहाँ से पता लगती है। पता लगते ही वो जो कंवर सेन थे वो के.एम. पन्नीकार के पास पहुँचते हैं। के.एम. पन्नीकार बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उनको सारी बात पता थी। उन्होंने ही महाराजा को कहा था कि आपको भारत के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जो यूरोप का इतिहास था भारत में वो अब ख़त्म हो गया, उसका सूर्य अस्त होने जा रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भारत में जाना चाहिए। इनको पता लगती है, महाराजा सदूल सिंह को पता लगती है। वो कहते हैं तो काम ही ख़राब हो गया, हमने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन में साइन कर दिए, और अगर हमारा नहर का जो हेडवर्क है वो पाकिस्तान में चला गया तो हम तो जिन्ना पे डिपेंडेंट हो गए, और जिन्ना पे अगर डिपेंडेंट हो गए तो जिन्ना की मर्जी होगी मैं पानी दे कि ना दे, भाई कुछ भी कर सकता है। सतलुज नदी तो भारत से जाती लेकिन फिर वो पाकिस्तान में जाती, पाकिस्तान में हेडवर्क है, फिर वहाँ से वो जो नहर है वापस भारत में एंटर करती, इशू बनता। तो इसलिए उन्होंने फिर लेटर लिखी माउंटबेटन के नाम पर, उन्होंने क्लियर लिखा जाकर के.एम. पन्नीकार और कंवर सेन ने उनको बताया 11 अगस्त को, वो भी 11 अगस्त को गए ये मिलने। तो देखिए माउंटबेटन पे क्या बीतती होगी, दिन भर में यही काम हो रहा है कि मैं भारत में नहीं जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं पाकिस्तान में जाऊंगा, मैं भारत में नहीं जाऊंगा, वो इसी में परेशान है। नेहरू, पटेल, वीपी मेनन अलग से परेशान है। तो ये सारे लोग गए, इन्होंने कहा कि महाराजा ने कह दिया है कि अगर फिरोजपुर तहसील अगर पाकिस्तान में गई तो मुझे पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, मैं भूखा नहीं रह सकता, अपनी जनता को बचाने के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए मैं पाकिस्तान में जाऊंगा। क्लियरली उन्होंने मैसेज दे दिया। और यहाँ पर क्लियर अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कंवर सेन ने कि जब हमने ये बात कही तो जो माउंटबेटन के चेहरे का रंग था वो बदल गया, वो कुछ बोले नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जाओ, 11 अगस्त की बात है। और जो अवार्ड, रेडक्लिफ अवार्ड 12 अगस्त को पब्लिक में रिलीज़ करना था उसको रोक लिया गया। और उसके बाद जब रोक लिया गया तो इनका कहना है कि मुझे लगा कि शायद हमारी कोई बात सुन ली गई हो। फिर 17 अगस्त को आज़ादी के 2 दिन के बाद वो रिलीज़ किया जाता है। उसके बहुत सारे इशू थे, उसमें से एक ये भी इशू था। 17 अगस्त को रिलीज़ किया जाता है। उसमें जो जीरा और फिरोजपुर तहसील थी पंजाब की, वो सारी पंजाब में थी, जो आज वाला पंजाब है, और जो इनका हेडवर्क था वो बच जाता है। और बीकानेर ने भारत में जो अपना एक्सटेंशन हुआ था उसको कंप्लीट किया। अगर वो भारत में ना आता तो बीकानेर चला जाता, बीकानेर चला जाता तो जोधपुर तो जाना ही चाह रहा था, और जोधपुर जाता तो जैसलमेर भी जाता, और अगर तीनों जाते तो फिर इनकी जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान की बाउंड्री बन जाती। फिर जो उदयपुर है, जयपुर है, इसकी बाउंड्री कंटीजियस हो जाती उनके साथ, पाकिस्तान के साथ, और फिर सारा राजपूताना पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट की उस तरफ जा सकता था। तो भारत का नक्शा कुछ और ही हो सकता था इन छोटी छोटी बातों से, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उस वक्त के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पटेल थे, माउंटबेटन थे, हमारे तो नहीं थे लेकिन हमारी तरफ से काफ़ी काम कर ही रहे थे, उसके जो भी कारण थे, कुछ भी दोस्ती यारी में कर रहे हो लेकिन कर तो रहे थे। तो ये था राजपूताना का भारत में विलय, कि कैसे वो पाकिस्तान में जाते जाते बचा और भारत में उसका विलय होता है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हम आते रहेंगे इस सीरीज़ में। मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।